हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन और हम न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच। और हम सीरीज़ अपनी स्टार्ट करी हुई है लाइफ प्रोसेस, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 फॉर बायोलॉजी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टेंथ के बायोलॉजी के वो हम सब कवर करेंगे। होपफुली बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पहले हम कवर कर लें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है रेस्पिरेशन। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीथिंग को ही रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी हमें ऑक्सीजन को इनटेक करना और रिलीज़ करना CO2 का सेम प्रोसेस होता है। वही सेम प्रोसेस होता है ब्रीथिंग में भी, तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक्सेल करना इनहेल करना सेम होता है। बट द थिंग इज़ कि वो वो एक फिज़िकल प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो कुछ चीज़ें में बहुत डिफरेंस कुछ चीज़ें में डिफरेंस होता है, और वही चीज़ हमें डिस्कस करनी है कि होता क्या है। कंफ्यूज ना होकर पढ़ते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। टर्म्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हुई, वो चीज़ आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना, दैट इज़ ब्रीथिंग। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं है इसके अंदर। फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस है इसलिए क्योंकि इसमें हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ नेसल कैविटी जिसको हम बोलते हैं। नाक से सांस लिया और नाक से रिलीज़ कर दिया O2 को। इसमें कुछ कुछ तीन तरह कुछ नहीं है कि भैया इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, नहीं पहले जिसका ब्रेक डाउन होगा फिर वो टूटेगा फिर इसमें जाएगा उसमें जाएगा उसमें जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसेस, इसलिए इसको फिजिकल प्रोसेस कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बाकी और किसी चीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स। लंग्स में होता है, वी ऑल नो दैट इट यूटिलाइजेज एनर्जी फ्रॉम द फूड। ऑब्वियसली एनर्जी को यूटिलाइज ही करेगा, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, काइंड ऑफ अ प्रोसेस। किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, जो कि हम न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन से ही हमें एनर्जी मिलती है। अब आ जाओ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? जैसे कि हम डिस्कस किया अभी कि हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन से हमने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब उसमें से एनर्जी को रिलीज़ करना है। अब हमने एनर्जी रिलीज़ करके डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के सब जगह को उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो पहले तो एनर्जी को रिलीज़ करना है। रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है ट्रांसपोर्टेशन, की कैसे हमारी बॉडी में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, वो हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। अभी पढ़ते कि न्यूट्रिशन तो हमने ले लिया, अब न्यूट्रिशन से एनर्जी को कैसे रिलीज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एनर्जी का रिलीज़ होना फूड से, उसको रेस्पिरेशन कह रहे हैं। इट्स अ सिंपल टर्म, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस है, बिकॉज इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल इवेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, देन इसको कन्वर्ट करना, इसी को बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। इसमें आपकी बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये भी लंग्स में होता है एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड। सिंपल फूड को ऑक्सीडाइज्ड करके लेके रिलीज़ करना एनर्जी को, उसको रेस्पिरेशन कह रहे हैं, ठीक है। आई होप ये टर्म समझ में आ गई होगी रेस्पिरेशन क्या होता है। अब हम इसके बारे में फर्दर पढ़ते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं अच्छे से, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दी हुई है, उसको डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर इन द living cells of an organism obtains energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. प्रीवियसली हमने जब डिफरेंस पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसी को हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। यहाँ पर भी सेम वही है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है लिविंग सेल्स में, ऑर्गेनिज्म के, जहाँ से हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। और एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? ATP की फॉर्म में, बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को टेकिंग करके अंदर लेके और CO2 रिलीज़ करके, ठीक है। ये इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। इसके टाइप्स पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई प्रोसेस होना, दैट इज़ एरोबिक। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा।
और जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया pyruvate is broken down into 3 molecules of carbon dioxide, water with the release of energy. हमने जब डिफरेंस पढ़ा था ब्रीथिंग में, उसका डिफरेंस पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया और लंग्स में प्रोसेस होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है आपका 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में और वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसलिए ये जो पायरुवेट का जो ब्रेक डाउन होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन का, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बाकी कहीं नहीं होता, बाकी सेल्स में होता है, आपके साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन ब्रेक्स इनटू पायरुवेट, ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेसिफिकली ये वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, एनर्जी प्लस एनर्जी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आ जाओ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये क्या बोल रहा है, इट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना ज़रूरी है और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, ये हो रहा है सेल्स में, ये किस में होता है, ये ईस्ट सेल्स में होता है। ईस्ट सेल में एग्जांपल इसमें दिया हुआ, ईस्ट सेल में भी ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ही बना हुआ होता है। ये भी पायरुवेट में ब्रेक हुआ, एज वी ऑल नो। अब क्या होता है कि पायरुवेट देन कन्वर्टेड टू एथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 यहाँ पर भी रिलीज़ हो रही है, CO2 वहाँ पर भी रिलीज़ हो रहा था। ठीक है, बट यहाँ पर CO2 के साथ वाटर प्लस एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। बट यहाँ पर क्या होता है कि पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आपको कोई एनर्जी नहीं मिली है, यहाँ पर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पर कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई है। एनर्जी यहाँ पर पायरुवेट प्लस एनर्जी थी, लेकिन एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई। एनर्जी लगी, पायरुवेट को इसमें कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी यहाँ पर हमें लगी, लेकिन एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई। ठीक है, ये तो रहा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या कह रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। इन ईस्ट सेल ग्लूकोज a 6 carbon molecule breaks into the pyruvate a 3 carbon molecule. A pyruvate is then converted to ethanol 2 carbon molecule and carbon dioxide. इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम प्रोसेस हो रहा है कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन देन क्या हो रहा है कि उसमें तो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था, CO2 वाटर एंड एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, लेकिन वो कहाँ प्रोसेस हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या हो रहा है कि प्रोसेस में पायरुवेट हमारा इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ 2 कार्बन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो इसमें ये रिएक्शन भी दी हुई है, ग्लूकोज पायरुवेट एनर्जी, इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, इफ़ देयर इज़ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, अगर हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती, तो पायरुवेट ब्रेक्स इन द डिफरेंट पाथवे, तो पायरुवेट डिफरेंट पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है। एज वी ऑल नो, ग्लूकोज से ही पायरुवेट बन रहा है, फिर वो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है उसमें। ठीक है, आपको जैसे देखा है कि कभी जैसे मसल्स हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं मसल्स में, फिर जब हमें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सॉरी, तो वहाँ लैक्टिक, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और फिर में मसल पेन भी हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, उसमें एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है, बट हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा प्रॉपर, तब लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे ना मसल्स में पेन होने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है, वो इसी वजह से होता है जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये रहा आपका इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अनदर मॉलिक्यूल। जो
जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है हमारी, उसमें एक वो सिंथेसाइज हम करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब ये एटीपी क्या होता है? एटीपी इज़ मेड फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जो एनर्जी रेस्पिरेशन से रिलीज हो रही है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जा रही है। एटीपी क्या है? एटीपी इज ब्रोकन डाउन इनटू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड देन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द सेल्स। ATP is broken down into fixed amount of energy then drive the endothermic reaction इन द सेल्स। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं कि कोई भी चीज़ का एनर्जी एब्जॉर्ब होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कह रहे हैं। अब अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, जो एटीपी फिर आपका ब्रोक डाउन होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एक अमाउंट में एनर्जी ब्रोक होगी, देन यूटिलाइज होती है सेल में, जिससे कि सेल क्या बनाते हैं? कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं, एनर्जी की हेल्प से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अभी तो हम इसको ओवरव्यू पढ़ रहे थे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया। एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें रिलीज ऑफ एनर्जी प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, और दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस होता है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, देन पायरुवेट कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, पायरुवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड एनर्जी में। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये 6 ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ईस्ट सेल में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में। बल्कि और ये मसल सेल्स में अगर हमें प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, मसल्स में जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो ग्लूकोज पायरुवेट में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन पायरुवेट कन्वर्ट किस में होता है? लैक्टिक एसिड में। यही सब चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं। अब हम फिर उसमें क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज़ हुई है रेस्पिरेशन से, वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं ना हमारे, वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और एटीपी क्या है? एटीपी किससे बना होता है? एटीपी की फुल फॉर्म क्या होनी होती है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और ये एडीपी से बनता है। एडीपी क्या होता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ऑलरेडी डाइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट और चाहिए तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाता है। डाई ऑलरेडी है, एक और मिल जाएगा, ट्राईफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, अब एटीपी ब्रोकन डाउन इनटू द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब क्या हुआ? एटीपी मॉलिक्यूल बन गया। तो जो भी सेल्स हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लेते हैं। ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एटीपी। ये ब्रोक हो जाती है डिफरेंट सेल्स में, और सेल्स फिर क्या करते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये इतना हमने पढ़ा है, इसका ओवरव्यू हमने ले लिया। अब नाउ पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये ओवरव्यू था रेस्पिरेशन का। इस तरीके के टाइप्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये ब्रेक डाउन होता है, ये सब चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में, पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, फोटोसिंथेसिस में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है? स्टोमेटा में होती है। तो वहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत क्या ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। तो जिसने भी नहीं पढ़ा है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ओवरव्यू थोड़ा यहाँ पर ले लेते हैं। प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हमको पता है स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट गैस को एक्सचेंज करते हैं। और द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं उसके अंदर, जो हमने उसका डायग्राम अगर आपको याद हो, दो स्टोमेटा का दो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स स्टोमेटा होती हैं, बीच में एक इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। इंटरसेलुलर स्पेस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जो सेल्स है वो बाहर के एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट में रहे और गैस को एक्सचेंज कर सके। ठीक है, CO2 एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज इन एंड आउट ऑफ द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन is directed by environmental condition and the requirements of the plants. We all know प्लांट्स में डिफ्यूज़न की हेल्प से डिफ्यूज़न क्या होना, इधर से उधर, जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा
और जहाँ लोअर अमाउंट होगा वहाँ जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो लोअर अमाउंट में रिलीज़ हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, जिस जहाँ अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, प्लांट में कम है, तो वो डिफ्यूज़ होके आ जाएगी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। और सेल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो डिफ्यूज़ होके इन्वायरमेंट में चली जाती है प्लांट से, इसी को डिफ्यूज़न प्रोसेस कह रहे हैं। तो CO2 और O2 का ही एक्सचेंज होता है बाहर के इन्वायरमेंट से। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट इन द absence of sunlight photosynthesis do not take place, hence carbon dioxide is released but not used up by the plants। अब हमको पता है कि नाइट में, क्योंकि हमने पढ़ा था उसमें सनलाइट की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, बाकी उसके बाद ही सारे बायोकेमिकल प्रोसेस उसके अंदर होते हैं। लेकिन नाइट में तो सनलाइट होता नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो रिलीज्ड तो होती है लेकिन प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर पाते। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए, लेकिन रात में CO2 रिलीज़ तो कर रहे हैं प्लांट बट उसको यूज़ नहीं कर पा रहे एज अ रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि सनलाइट ही नहीं है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो खाना बनाएंगे। जब सनलाइट ही नहीं होगी तो वो CO2 का कुछ यूज़ नहीं होगा। तो ड्यूरिंग द डे देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बिकॉज द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड अप बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ नहीं करते प्लांट्स। अरे अपना रॉ मटेरियल को रिलीज़ कर देंगे तो फिर वो खाना कहाँ से बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, तो वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। अब एक चीज़ याद रखो, अब बहुत अच्छे से याद आ गई होगी आपको, समझ में भी आ गया होगा कि प्लांट्स दिन में, डे टाइम में जब खाना बनाते हैं तब वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, बट नाइट में CO2 को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि CO2 उनके जो CO2 होता है CO2 को रिलीज़ इसलिए करते हैं नाइट टाइम में क्योंकि जो अमाउंट होता है CO2 का ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि उसको डिफ्यूज़ आउट करना होता है और उसको वो यूज़ ही नहीं कर पाते क्योंकि सनलाइट नहीं, अगर सनलाइट होगी तो उसको यूज़ कर लेंगे, तो उनको नहीं चाहिए, तो नाइट में उसको रिलीज़ कर देते हैं और दिन में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब पढ़ते हैं हम रेस्पिरेशन इन एनिमल। अब एनिमल कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? द इन एक्वेटिक एनिमल्स रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ फास्ट ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में डिजॉल्व जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो कम फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में लेस अमाउंट होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का, इसलिए उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो हाई होता है। फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू द गिल्स फ्रॉम वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्ब बाय ब्लड। फिश किससे वाटर के थ्रू माउथ में पानी को लेते हैं और फोर्स करते हैं गिल्स को, गिल्स वहाँ से डिजॉल्व ऑक्सीजन को, जो गिल्स होते हैं ह्यूमंस में लंग्स होते हैं, फिश में गिल्स होते हैं जो लंग्स का काम करते हैं, वो वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स कौन से हो गए? जो लैंड पे रहते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एंड डिफरेंट एनिमल्स यूज़ डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। सब एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द ऑर्गन्स इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट एंड प्लेस्ड विद इन द बॉडी। जो सरफेस ऑर्गन्स होते हैं मतलब सरफेस एनिमल्स होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल लैंड में रहते हैं ना ऑर्गेनिज्म, उनके बहुत फाइन और डेलिकेट होते हैं, इसलिए वो बॉडी के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते, अंदर होते हैं वो ऑर्गन्स। तो पासेज आर देयर इन द बॉडी विच टेक द ऑक्सीजन रिच एयर टू द एरिया ऑफ रेस्पिरेशन। तो वही पासेज ऑफ एयर होता है वहाँ पे बॉडी में, ऑक्सीजन रिच होता है एरिया जहाँ पर वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये इन शॉर्ट था। यहाँ पर आपका हो गया है एंड चैप्टर का रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स रह गया है। रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स वो इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज की स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि एनर्जी का रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ये प्रोसेस करेगा। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल हमने पढ़े ही थे। इसके बाद हमने पढ़ा था ATP क्या होता है। ATP ही एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो सेल्स यूज़ करते हैं। किससे बना हुआ होता है? ADP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। जो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है वो ATP की फॉर्म में होता है और ATP की ही फॉर्म में हमारे जो बॉडी में सेल्स है उस एनर्जी को
लेते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो कि हम फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसमें हमने एक नई चीज़ भी पढ़ी थी कि नाइट टाइम में CO2 रिलीज़ करते हैं प्लांट्स और डे टाइम में यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, उनके ब्रीथिंग प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो हाई होता है, क्योंकि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन रहता है वो सरफेस पे तो होता है, बट जो गहराई में, पानी की ज़्यादा गहराई में डिसॉल्व ऑक्सीजन इतना प्रेजेंट नहीं होता। सरफेस पे वाटर की ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, और जितना ज़्यादा आप अंदर जाओगे उतना कम ऑक्सीजन होगा। तो फिशेस टेक इन वाटर, और फिश किसकी फॉर्म में, किसकी हेल्प से वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन लेती हैं? गिल्स से। गिल्स लंग्स की तरह ही होते हैं। जो हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, फिश में गिल्स होते हैं, उससे वो डिसॉल्व ऑक्सीजन लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड के थ्रू। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं, वही जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जिसको हम भी यूटिलाइज करते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए, और इनके जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, फाइन होते हैं, इसलिए वो बॉडी के अंदर प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा था। और जहाँ रेस्पिरेशन होगा, ऑब्वियस है, जहाँ जहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो आज हमने ये डिस्कस करा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।